माय डियर फ्रेंड्स, मैं आर के शुक्ला आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो रिलेटेड है रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन 269 एसटी। रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन, इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि हम कितनी अमाउंट तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट इज गिवन इन सेक्शन 269 ST and if there is any contravention of section 269 ST, penalty would be levied under section 271 DA। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन गिवन है अंडर सेक्शन 269 ST और उसकी कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी दी हुई है सेक्शन 271 DA में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है सब लोगों के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन हमारा शुरू होता है कि अगर हम कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो दैट अमाउंट शुड बी लेस देन ₹2 लाख, यानी कैश ट्रांजैक्शन हमारा 2 लाख या उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन ₹2 लाख। इफ इट इज फॉर ₹2 लाख और मोर, देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 DA विल बी इम्पोज्ड और पेनल्टी जो होगी वो इक्वलेंट टू कैश ट्रांजैक्शन होगी। शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर आपने कैश पेमेंट ₹4,10,000 का किया है तो इक्वलेंट पेनल्टी हमारी सेक्शन 271 DA में होगी ₹4,10,000। अब मैं स्लाइड के थ्रू चालू करता हूँ। Section 269 ST provides that no person shall receive an amount of ₹2 lakh or more otherwise than by an account payee check or account payee bank draft or use of electronic clearing system थ्रू अ बैंक। यानी 2 लाख या उससे ऊपर का अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो दैट शुड बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में हमारा आता है डेबिट कार्ड भी आता है, क्रेडिट कार्ड भी आता है, भीम भी आता है, आधार पैन भी आता है, निफ्ट भी आती हैं। ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो 2 लाख या उससे ऊपर का अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो या तो आप रिसीव करिए अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल वेदर the recipient is seller of goods और सर्विस प्रोवाइडर। चाहे आप सेलर हों या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों या आपने ट्रांसफ़र की हो कोई कैपिटल एसेट, तो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन सेलर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रांसफरर ऑफ अ कैपिटल एसेट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें पहला पॉइंट दिया है सेम पेयर इन अ डे। सेम पेयर मतलब चुकाने वाला एक दिन में जो आपको कैश पेमेंट दे रहा है, दैट शुड नॉट बी द सेम पर्सन। द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड अदर देन बाय एन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट from the same person, point to be noted, from the same person in a day
should not be rupees 2 lakh और more। एक दिन में और सेम पर्सन से आप अगर 2 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट रिसीव करते हैं इन कैश, तो सेक्शन 269 ST का कंट्रावेंशन होगा। और जब सेक्शन 269 ST का कंट्रावेंशन होगा तो पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271 DA में। पेनल्टी कितनी लगेगी? जितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन उतनी अमाउंट की पेनल्टी। ट्रांजैक्शन मीन्स कैश ट्रांजैक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम आपको बता चुके हैं, डेबिट कार्ड भी होगा, क्रेडिट कार्ड भी होगा, भीम भी होगा, आधार पे भी हो सकता है, निफ्ट भी हो सकता है, IMPS भी हो सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं। 2 लाख या उससे ऊपर का पेमेंट करना है तो आप अकाउंट पे चेक से करें या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करें। नेक्स्ट इसमें देखिए सेम पर्सन और इन ए डे। तो लोग टैक्स बचाने के लिए गलती क्या करते हैं कि सेम पर्सन, जैसे 2 लाख का बिल है तो आपने 1-1 लाख रुपए करके दे दिया पेमेंट, तो पर्सन तो सेम ही रहा, भले डे अलग हो जाए। आप ये ऐसा कर सकते, एक दिन आपने 1 लाख रुपए दिया, फिर अगले दिन 1 लाख दे दिया, तो पर्सन सेम है। तो सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, सेम डे नहीं होना चाहिए, और रुपीस 2 लाख या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक मेरा बिल नंबर 10 है, मान लेते हैं कि बिल नंबर 10 है, उसका अमाउंट है 3 लाख रुपए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस 3 लाख को 1.5 लाख एक दिन पे कर दिया और 1.5 लाख दूसरे दिन पे कर दिया, तो टोटल पेमेंट आपने किया 3 लाख। तो पर्सन है सेम, डे नहीं सेम है, डे अलग हो गया लेकिन पर्सन सेम है। तो ऐसा करने पे कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा सेक्शन 269 ST का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम देखिए आपको टैक्स प्लानिंग बता रहे हैं, टैक्स इवेजन नहीं बता रहे हैं, कि 3 लाख का पेमेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि 1,50,000 का पेमेंट A ने कर दिया और 1,50,000 पेमेंट B ने कर दिया। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 1,50,000 का पेमेंट आपने खुद किया और 1,50,000 का पेमेंट आपने अपनी वाइफ के अकाउंट से पे कर दिया, बट वाइफ शुड बी अर्निंग मेंबर, अदरवाइज पेमेंट वुड बी क्लब्ड। तो टैक्स इवेजन ना करें, आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। उस टैक्स प्लानिंग में 3 लाख रुपए का अगर सेम बिल है तो 1,50,000 आप एक दिन पे कर दीजिए एक अकाउंट से, और 1,50,000 दूसरे पर्सन के अकाउंट से आप पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इंक्वायरी के केस में आप ये बता सकें कि दैट इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन। तो कहने का मतलब ये कि लोग करते क्या हैं कि सेम पेयर इन ए डे, तो रुपीस 2 लाख और मोर का अगर आपको पेमेंट करना है तो सेम डे अवॉइड करिए और सेम पर्सन अवॉइड कर दिए। अब डे अलग अलग हैं लेकिन पर्सन सेम रहा तो सेक्शन 269 ST लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सेम पर्सन भी नहीं होना चाहिए और सेम डे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सेम ट्रांजैक्शन। तो अमाउंट रिसीव्ड in respect of a single transaction should not be rupees 2 lakh or more. That should be not in cash. कैश के अलावा तो आप पे कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन का पेमेंट आप 2 लाख या उससे ऊपर का नहीं कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी सेम। अब ध्यान से सुनिएगा, 1-1 लाख रुपए के आपके 3 बिल हैं, आपने तीनों बिल का पेमेंट 3 लाख इकट्ठा कर दिया, तो ट्रांजैक्शन तो सेम नहीं है।
लेकिन पेयर सेम है, सेक्शन 269 ST लग जाएगी। पेयर शुड नॉट बी सेम, ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी सेम एंड पेमेंट इन ए डे शुड नॉट बी 2 लाख और मोर। तो इसमें 3 कैटेगरी हमारी हैं कि पहले कैटेगरी दिया हुआ हमारा सेम पर्सन इन ए डे नहीं होना चाहिए, दूसरा दिया हुआ सेम ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन के अमाउंट यहाँ पे 2 लाख या उससे ऊपर है, और तीसरा सेम इवेंट और ओकेजन। तो ये 2 लाख या उससे ऊपर के नहीं होने चाहिए। अब देखिए एक चीज़ मैं जनरल आपको बता दूं कि 2 लाख या उससे ऊपर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप 269 ST में तो आएंगे और पेनाल्टी 271 DA में तो लगनी है। इसके बाद इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 40A सब सेक्शन 3, जिसमें आप कैश पेमेंट मोर देन 10,000 करते हैं तो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि कैश पेमेंट ना ही करें। कैश पेमेंट करने पे 269 ST के साथ साथ 40A सब सेक्शन 3A में भी आप कवर्ड हो जाते हैं। जब टैक्स ऑडिट 44A भी होगा तो उसमें फॉर्म नंबर 61A सेक्शन 285BA में भी आप आ जाएंगे, जिसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। इंडिविजुअल और HUF है तो इनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है 30 दिन के अंदर, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ₹2 लाख और मोर। बाकी में किसी में 50 लाख है, किसी में 10 लाख है, किसी में 30 लाख है, लेकिन इंडिविजुअल के केस में ये 2 लाख या उससे ऊपर है। वो मैं आगे आपको ग्रेजुअली बताऊंगा। तो सेक्शन 269 ST में आपको करना क्या है, सेम पर्सन, सेम ट्रांजैक्शन और सेम इवेंट या ओकेजन को अवॉइड करना है। अदरवाइज 269 ST का कॉन्ट्रावेंशन होगा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271 DA में, और इसके अलावा इनकम टैक्स की सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 अप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें इनएडमिसिबल ऑफ कैश एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹10,000 एंड मोर। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया कि व्हेन रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट अप्लीकेबल। तो देखिए इसमें सीधा अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी को पेमेंट करते हैं तो नहीं लगेगा, बैंकिंग कंपनी को या कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 269 ST नहीं लगेगी। इसके बाद अगर आप विड्रॉल फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो भी आपकी सेक्शन 269 ST नहीं लगेगी। या CBDT ने किसी पर्सन को नोटिफाइड कर दिया कि इस पर्सन को अगर पेमेंट 2 लाख या उससे ऊपर होता है तो सेक्शन 269 ST नहीं लगेगी, तो फिर नहीं लगेगी। मतलब स्पेसिफाइड पर्सन है, वो स्पेसिफाइड पर्सन गवर्नमेंट कर सकती है या RBI कर सकता है या CBDT कर सकती है। नेक्स्ट दिया गया कि अगर एजेंट को पैसा दिया गया है या पैसा लिया गया है रिसीट फ्रॉम एन एजेंट बाय एन इशूअर ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑथोराइजेशन इशूड बाय RBI, इस पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसीट बाय ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन issuing credit card against bill raised in respect of one or more credit card। अगर किसी कंपनी ने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए हैं और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आ रहा है वो 2 लाख से कई गुना ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें आपकी सेक्शन 269 ST नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारा आता है रिसीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसीट पर्टेनिंग टू अवार्ड or reward which is not includable in the total
टोटल इनकम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A, अगर आपको कैश में अवार्ड मिला है तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A में एग्जेम्प्ट होना चाहिए, अदरवाइज सेक्शन 269 ST अप्लीकेबल हो जाएगी। एक इसमें और आता है कि वाइट लेवल एटीएम वाले हैं, जो एटीएम नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं, वो एटीएम के लिए कैश का पेमेंट करती हैं, कैश रिसीट करती हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी सेक्शन 269 ST नहीं लगेगी। अब एक और आया है लोन रीपेमेंट रिसीव्ड बाय NBFC या HFC। तो CBDT ने क्लेरिफाई किया हुआ है कि अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कोई भी इंस्टॉलमेंट कैश में लेती हैं 2 लाख या उससे ऊपर, तो सेक्शन 269 ST लगेगी, और जब 269 ST लगेगी तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 DA भी लगेगी। और जो ये लोन का अमाउंट है ये 1 इंस्टॉलमेंट देखी जाएगी, एग्रीगेट पेमेंट नहीं देखा जाएगा। अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख या उससे ऊपर कैश पे कर दी है तो सेक्शन 269 ST लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने हाउसिंग लोन की या कोई भी इंस्टॉलमेंट 2,10,000 कैश में पे कर दिया तो सेक्शन 271 DA में पेनल्टी लगेगी ₹2,10,000। पेनल्टी इज इक्वलेंट टू अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट। तो इसमें देखो दिया हुआ है सेक्शन 271 DA provides for levy of penalty if a person receives any sum in contravention of the provisions of section 269 ST. He shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of such receipt, a sum equal to the amount of such receipt. This is the penalty under section 271 DA। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये अराइज होता है, क्या पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 DA वेव हो सकती है? यस, इट कैन बी वेव्ड। कब? However, penalty shall not be imposable if such person proves that there were good and sufficient reasons for the contravention. Penalty under this section shall be imposed. Who can levy the penalty? Penalty under this section shall be imposed by जॉइंट कमिश्नर। अब हम इस पे 1-2 प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि एक इनवाइस है, इनवाइस नंबर है 3/47। टोटल अमाउंट है बिल जो सेल की है, क्रेडिट बिल जो रेज किया है वो है 16,70,000 का। तो अमाउंट बीइंग ₹16,70,000, पेमेंट कौन करेगा यहाँ पे? वाई। और ए जो है वो होल सेलर है, मतलब ए रिसीवर है और वाई जो है वो पेयर है। तो इसमें जो सेलर है वो ए है और जो पे करने वाला है वो वाई है। टोटल अमाउंट है 16,70,000 का अभी बिल है। तो इन्होंने पेमेंट कर दिया 1,30,000 रुपये का अप्रैल 20 अप्रैल को 1,30,000 का कैश पेमेंट। नेक्स्ट इन्होंने पेमेंट कर दिया है, डे बदल गया, अप्रैल 26 को पेमेंट कर दिया है 1,80,000 का। तो देखिए डे अलग है, पर्सन सेम है। डे अलग, पर्सन सेम। पेमेंट 2 लाख से ऊपर पहुंच गया, सेक्शन 269 ST लग गई।
फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि पहला पेमेंट जो इन्होंने किया था वो किया था हमारा 1,30,000 का कैश में। दूसरा पेमेंट इन्होंने किया 1,10,000 बियरर चेक में, और उसी दिन पेमेंट इन्होंने 1,80,000 रुपये का कैश में पेमेंट किया। तो तीनों पेमेंट अगर हम ऐड करें तो ये हमारे मोर देन 2 लाख पहुँचते हैं। फिर एक इन्होंने अप्रैल 27 को 20,000 का पेमेंट किया। फिर अप्रैल 28 को इन्होंने कैश पेमेंट किया 100 का, और बाकी जो पेमेंट था वो उन्होंने आरटीजीएस किया। तो आरटीजीएस जो किया गया उस पर आपकी सेक्शन 269 ST नहीं लगेगी। कैश पेमेंट इन्होंने किया है, पहला 1,30,000, दूसरा 1,80,000, तीसरा 1,10,000, फिर पेमेंट किया 20,000, और इसके बाद कैश पेमेंट किया 100 रुपये। तो टोटल अगर हम करें तो पर डे नहीं है, देखिए डे अलग हो गया लेकिन पर्सन सेम है। तो अमाउंट हमारा हो गया ₹4,40,100। इट इज कवर्ड बाई सेक्शन 269 ST इवन इफ कैश पेमेंट और बियरर चेक पेमेंट इन अ सिंगल डे इज लेस देन ₹2 लाख। पहला पेमेंट आप देखिए इनका कितने का, 1,30,000 पहले दिन। दूसरे दिन पेमेंट हमारा 1,80,000 और 1,30,000 है, लेकिन पहले दिन 2 लाख से कम है। तो कहने का मतलब ये पर्सन सेम नहीं होना चाहिए, डे सेम नहीं होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ये तीनों क्यूमुलेटिव हैं। अलग अलग करके आप देखेंगे तो गलत कर देंगे। तीनों क्यूमुलेटिव हैं, डे, पर्सन और ट्रांजैक्शन। डे अलग अलग हैं लेकिन पर्सन सेम है, तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि पर्सन सेम नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन सेम नहीं होना चाहिए, और अलग अलग डे पे होना चाहिए। ये जब तीनों मिलेंगे तब सेक्शन 269 ST लगेगा। जैसे आप इसमें देखिए, जो उसने पेमेंट वो 3 दिन में किया है तो डे के हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन ट्रांजैक्शन सेम है और पेयर सेम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें दिया गया है that assessing officer can impose 100% of ₹4,40,100 as penalty under section 271DA। नेक्स्ट इसमें और आता है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश इज ₹4,40,100, ₹4,40,100। तो इसमें क्या है कि एक्स ने, इंडिविजुअल है, उसने 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश पेमेंट ले रखा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो हमने शुरू में आपको बताया था, ही इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस ट्रांजेक्शन इन फॉर्म नंबर 61A, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 285BA if he is subject to tax audit under section 44AB। ये x के लिए है। अब y के लिए टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, y ने पेमेंट किया है, पेमेंट मेड इन कैश या बियरर चेक, ध्यान रखिएगा क्रॉस्ड चेक इक्विवेलेंट टू कैश माना जाता है, इज कवर्ड बाय डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A subsection 3 if such payment in aggregate in a day exceeds ₹10,000, consequently payment of ₹1,30,000, 1,80,000, 1,10,000 and 20,000 will be disallowed in the hands of Y अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। तो इसमें 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक एक्स जो रिसीवर है और एक वाई जो पेयर है।
या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ए रिसीवर है और बी पेयर है, तो ए की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी और बी का क्या होगा। मतलब रिसीवर और पेयर दोनों की कॉन्सिक्वेंसेस टैक्स में क्या होंगी। अंडर सेक्शन 269 ST रिसीवर कवर है और 48(3) में पेयर चुकाने वाला कवर है। तो ये जो स्लाइडें हमने आपको दिखाई, ये हम आगे चल के अपने वीडियो में डाल देंगे, तो आप इनको रिफ़र कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू।